नमस्कार, स्वागत। आप देख रहे हैं बीएस टीवी डिजिटल। महिला आरक्षण लंबे समय से राजनीति का मुद्दा रहा है, लेकिन इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन देश की राजनीति में सबसे अहम मुद्दा बन गया है। केंद्र सरकार 2029 में होने वाले आम चुनाव से पहले महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटों के आरक्षण को 2029 से ही लागू करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, संविधान संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक संसद में पेश करने जा रही है, जिसे पारित करवाने के लिए सरकार को संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। इसके लिए राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच कई पॉलिटिकल पार्टियों के सांसद अपना दल छोड़ अलग गुट बना चुके हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अपनी पार्टी से अलग बैठने की व्यवस्था की मांग भी कर चुके हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि परिसीमन विधेयक पारित करवाने के लिए मोदी सरकार उनके दलों में तोड़फोड़ कर रही है। वहीं मोदी सरकार हर कीमत पर महिला आरक्षण लागू करने का संकल्प पूरा करना चाहती है। दरअसल मोदी सरकार ने सितंबर 2023 में संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान का 128वां संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ईश्वर ने मुझे ये शुभ कार्य करने के लिए चुना है। इस विधेयक में महिला आरक्षण पर अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के आधार पर सीटें तय होने के बाद अमल की बात कही गई थी। चूंकि 2011 के 10 साल बाद 2021 में तयशुदा जनगणना नहीं हो पाई, सेंसस नहीं हो पाया, जिससे परिसीमन भी वक्त पर नहीं हो पाया। महिलाओं के लिए कौन सी सीटें आरक्षित की जाएं, इस पर विचार करना भी संभव नहीं हो पाया। लिहाजा महिला आरक्षण 2034 तक टलने के आसार थे। इसलिए विपक्ष ने सरकार की आलोचना भी की, लेकिन लोकसभा में 454 वोट यानी भारी बहुमत से और राज्यसभा में ध्वनि मत से यानी सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया गया था। अपनी गलती सुधारने के लिए 17 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान 131वां संशोधन विधेयक पेश किया। इसमें महिला आरक्षण को 2011 के उपलब्ध पिछले सेंसस के आधार पर परिसीमन कर 2029 के चुनाव के पहले ही लागू करने का प्रस्ताव किया गया, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण 2/3 बहुमत हासिल ना हो सका और यह बिल 54 वोटों से लोकसभा में गिर गया। तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश की महिलाओं का आज सपना टूट गया। विपक्ष की आलोचना करते हुए उन्होंने इसे दोबारा संसद में लाने की बात कही थी। संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक सेंसस के बाद स्वतः परिसीमन के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होनी थी, लेकिन अप्रैल 2026 में लाए बिल में परिसीमन कराए जाने का समय और किस जनगणना को आधार बनाने का अधिकार संसद को देने का प्रावधान रखा गया था। इस विधेयक में लोकसभा की अधिकतम सीटों को 550 से बढ़ाकर 850 सीटें 815 राज्यों से और 35 केंद्र शासित प्रदेशों से करने का प्रावधान था। बिल पर चर्चा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार सभी राज्यों की 50% बढ़ोतरी का लिखित संशोधन करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का कहना था कि महिला आरक्षण के साथ परिसीमन को जोड़ने की ही क्या जरूरत है, इसे वर्तमान सीटों के आधार पर अभी से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही विपक्षी दलों का मानना था कि 2011 के सेंसस को आधार बनाने से जिन राज्यों ने परिवार नियोजन की नीतियों का पालन किया है उनका नुकसान होगा और जिन राज्यों की आबादी ज्यादा है उनको फायदा होगा। इसमें सबसे बड़ा पेंच था कि इससे दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक शक्ति घट जाएगी और उत्तर भारत की घनी जनसंख्या वाले राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी, जिन पर बीजेपी का वर्चस्व है। उत्तर की राजनीतिक ताकत बढ़ेगी और दक्षिण की घटेगी। डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कहते हैं कि अगर आबादी के आधार पर परिसीमन होता है तो तमिलनाडु की 39 सीटें घटकर 31 रह जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु की कुल मिलाकर 129 सीटें हैं लोकसभा में। वहीं उत्तर भारत के सिर्फ 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार की मिलाकर 120 सीटें हैं। विपक्षी दलों का गंभीर आरोप है कि महिला आरक्षण और परिसीमन की आड़ में लोकसभा और विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हित के मद्देनजर बदलाव या फिर उसे मैनिपुलेट करने की तैयारी है। हालांकि अमित शाह ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अपने भाषण में एक बार फिर भरोसा दिया था कि परिसीमन के बाद प्रो रेटा यानी आनुपातिक आधार के हिसाब से दक्षिण के राज्यों की एक भी लोकसभा सीट कम नहीं की जाएगी।
लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि प्रो रेटा मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के आधार पर होगा या फिर जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा। इस पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। उनकी मांग है कि अगर सांसदों की संख्या बढ़ाई जानी है तो वो संसद सदस्यों की वर्तमान संख्या के आधार पर ही किया जाना चाहिए। विपक्ष की दलील क्या है इसके पीछे? विपक्ष की दलील है कि मौजूदा सीटों के आधार पर बढ़ोतरी से जिस राज्य के पास जितनी सीटें हैं उनकी बढ़त उसी ढांचे के आसपास रहेगी, जिससे उत्तर दक्षिण का संतुलन बहुत हद तक बना रहेगा। इसलिए विपक्ष प्रोरेटा आबादी के आधार पर यह तय होगा या राज्य की मौजूदा सीटों के आधार पर इसे लेकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहा है। विपक्ष जो है वो लिखित में आश्वासन चाहता है। विपक्ष दिलचस्प बात यह भी है कि परिसीमन के मुद्दे ने कई राजनीतिक पार्टियों के अंदर ही ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा कर दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद यह माना जा रहा है कि एनसीपी एसपी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में जाने की तैयारी में है। लेकिन इसी पार्टी के नेता और शरद पवार के भतीजे जो हैं रोहित पवार, उनका कहना है कि परिसीमन के नाम पर बीजेपी के फायदे में ठीक उसी तरह चुनाव क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाएगा जैसे नगर निकाय के वार्ड्स में किया जाता है। इसलिए लिखित आश्वासन की बात एक झांसा भर है। रोहित पवार यहां तक आरोप लगाते हैं कि 2016 से ही बीजेपी ने अपने राजनीतिक समीकरणों के अनुरूप पूर्व अधिकारियों की मदद से चुनाव क्षेत्रों में हेरफेर के तरीके से एक रणनीति बना ली है। यही आरोप कांग्रेस, डीएमके समेत कई विपक्षी दल भी दोहरा रहे हैं। लेकिन सुप्रिया सुले ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये संकेत दिए हैं कि अगर सभी राज्यों में 50% समान वितरण का भरोसा सरकार लिखित में देती है तो इस विधेयक को समर्थन देने का विचार जो है वो किया जा सकता है। वहीं केंद्र संसद में 2/3 बहुमत जुटाने के लिए लगातार विपक्षी दलों और उनके सांसदों से चर्चा कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों सदनों में सरकार का समर्थन बढ़ता नजर आ रहा है। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें लोकसभा में मिली थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के 16, नीतीश कुमार की जेडीयू के 12, शिवसेना शिंदे गुट के 7, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 और अन्य दलों के 13 सांसदों से अब एनडीए का आंकड़ा बहुमत से 20 ज्यादा यानी 2 से 92 जो है वो मौजूदा आंकड़ा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता की हार के बाद 14 जून 2026 को काकोली घोष दस्तीदार समेत 20 टीएमसी सांसद एनडीए समर्थित नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी से जुड़ गए हैं, जिससे एनडीए की ताकत बढ़कर 312 सांसदों तक पहुंच गई है। वहीं 3 सीटें असम की नवगांव, पश्चिम बंगाल की बशीरहाट और मेघालय में शिलोंग की सीट खाली है। लिहाजा सदन की कुल सदस्य संख्या 540 है। ऐसे में 2/3 बहुमत से बिल पास कराने के लिए कुल 360 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। जून में महाराष्ट्र की शिवसेना उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, जिससे ये लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 315 तक पहुंच गया है, माफ कीजिएगा 318 तक पहुंच गया है। लेकिन 2/3 बहुमत से अभी भी 42 दूर है। वहीं शरद पवार की एनसीपी के पास 3 सांसद बचे हैं। अगर पवार और अमित शाह में बात बन जाती है तो ये दूरी और घट जाएगी और 39 रह जाएगी। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो अप्रैल में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहां भी एनडीए के पास 149 सांसद हो गए हैं। इनमें से 114 बीजेपी के हैं। तृणमूल कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक 9 जुलाई को बीजेपी में शामिल हुए और 17 जुलाई को दोबारा चुन लिए गए, जिससे राज्यसभा में यह आंकड़ा बढ़कर 152 हो चुका है। 16 जुलाई को एक और तृणमूल सांसद कोयल मलिक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिनके देर सवेर बीजेपी में जाने के आसार हैं। यानी 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 163 सांसदों की जरूरत है, यानी सिर्फ 11 सांसदों के समर्थन की बीजेपी को दरकार है। अगर एनसीपी एसपी एनडीए के साथ जाती है तो राज्यसभा में शरद पवार का वोट मिलने पर महज 10 सीटों की ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन दिल्ली अभी दूर है। लोकसभा में परिसीमन विधेयक पारित करवाने के लिए 360 का आंकड़ा छूना आसान नहीं है। अगर शरद पवार की एनसीपी एनडीए में शामिल हो भी जाती है तब भी लोकसभा में 321 तक आंकड़ा पहुंचता है। लेकिन बीजेपी ने उम्मीद अभी छोड़ी नहीं है। आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की कार्यशैली को देखते हुए माना जा रहा है कि इसी मॉनसून सत्र में संविधान संशोधन विधेयक पारित करवा लिया जाएगा। जानकारों का मानना है कि सदन में मौजूद सदस्य संख्या को घटाकर बहुमत का जुगाड़ कर लिया जाएगा।
लेकिन 2/3 बहुमत के लिए लगभग 40 सीटें कम करने की जानी होगी, जिसके कारण सदन में मौजूदा कुल संख्या सदस्य 540 से घटाकर 481 तक उसे लाना होगा। यानी कम से कम 39 सदस्य गैर हाजिर हो जाए या बहिर्गमन कर जाए तो ही 2/3 बहुमत हासिल किया जा सकता है। बताया जाता है कि इस कमी को पूरा करने के लिए डीएमके से बातचीत जारी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसदों में भी सेंध की तैयारी है। लेकिन सभी पार्टियों के व्हिप जारी किए जाने की वजह से ये आसान नजर नहीं आता। लेकिन अगर सरकार मौजूदा सीटों के आधार पर प्रोरेटा करने का विपक्ष को भरोसा दिला देती है तो ये विधेयक पारित होना संभव हो सकता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट करके हमें आप जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे। शुक्रिया।